मॉलिक्यूल होती है, मान लो अमीबा है, माइटोकॉन्ड्रिया होती है, लाइसोसोम्स एक फाइबर। हेलो बच्चों, वेलकम टू हॉरिजॉन क्लासेस इन टेस्ट सीरीज। आज का टॉपिक हमारा है सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। एमसीक्यूज करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने 25 क्वेश्चंस करवाया था, उसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आज की क्लास में फिर से हम लोग 25 क्वेश्चंस और कर रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे स्टेटमेंट को आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। तो ये 1, 2, 3 एंड 4 स्टेटमेंट दी गई है, इसमें करेक्ट कौन कौन सा है वो बताना है। पहला है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अब समझ लेते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या होता है। जैसे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है, मान लो अमीबा है, तो अमीबा यदि फ्रेश वाटर में है तो फ्रेश वाटर में पानी अंदर की तरफ ऑस्मोसिस से आता रहता है। अपने आप को उस पानी से बचाने के लिए अंदर की तरफ ये एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बना लिया, और ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल फर्दर इस सेल मेम्ब्रेन से जुड़ के बस्ट कर जाता है और सारा वाटर यहाँ से बाहर निकल गया। तो जो काम हमारी बॉडी में किडनी का है, कुछ एनिमल सेल्स में इस तरीके की वैक्यूल काम करती है जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, और किडनी का काम है ऑस्मोरेगुलेशन करना, यानी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ऑस्मोरेगुलेशन में हेल्प करता है। तो ये इसकी थ्योरी हो गई। आगे पढ़ लेते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल टेक पार्ट इन ऑस्मोरेगुलेशन एक्सक्रीजन। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा पढ़ते हैं, फूड वैक्यूल इज फॉर्म्ड बाय इनगल्फिंग ऑफ फूड पार्टिकल। बिल्कुल सही है। यदि फूड मटेरियल प्रेजेंट है तो इसी को बोल देंगे हम लोग फूड वैक्यूल। तीसरा स्टेटमेंट है द वैक्यूल इज बॉन्डेड बाय डबल मेम्ब्रेन। बिल्कुल गलत है, ये सिंगल मेम्ब्रेन की बनी होती है और इसे टोनोप्लास्ट कहा जाता है। नेक्स्ट है वैक्यूल कैन ऑक्यूपाई 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल। यस, कुछ सेल में ऐसा हो सकता है कि 90% पार्ट में वैक्यूल प्रेजेंट हो सकती है। तो ये फोर्थ, यानी हमारा आंसर हो गया फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। कोई ऑप्शन देख लो। यस, इट इज सी ऑप्शन, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। आगे बढ़ते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन में। पॉलीराइबोसोम। देखो, पॉलीराइबोसोम क्या होता है कि यदि ये एक मैसेंजर आरएनए है तो प्रोटीन सिंथेसिस के समय राइबोसोम इसके साथ एक से ज्यादा नंबर में प्रोटीन सिंथेसिस लार्ज अमाउंट में करने के लिए जुड़ जाती है। कि एक राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस पूरा किया भी नहीं है कि दूसरी राइबोसोम इससे अटैच हो गया, फिर तीसरी अटैच हो गया, तो ये सारे राइबोसोम एक साथ मिलाकर पॉलीजोम या पॉलीराइबोसोम कहलाती है। और तब ऐसे मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होती है। तो पॉलीराइबोसोम का मतलब क्या हो गया कि सारी राइबोसोम जो मैसेंजर आरएनए से जुड़ी हुई है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। पॉलीराइबोसोम इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। बिल्कुल सही है इन द सेल। दिस आर मेड अप ऑफ पहला राइबोसोम एंड आरएनए नहीं, राइबोसोम प्रेजेंट ऑन मैसेंजर आरएनए। पढ़ लेते हैं आगे। पैरोक्सिसोम बिल्कुल गलत है। सेवरल राइबोसोम हेल्ड टुगेदर बाय अ स्ट्रिंग ऑफ मैसेंजर आरएनए। ये आंसर बिल्कुल सही है। तो हमारा इसका आंसर हो गया सी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमें पता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप की होती है। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम से एसोसिएटेड होती है। ये जैसे राइबोसोम है ना, हाँ सॉरी, ये जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, तो इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम अटैच्ड होती है, और प्रोटीन सिंथेसिस करने के बाद इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन में अपने प्रोटीन को ट्रांसफर करता जाता है। जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है लिपिड सिंथेसिस। ये फैट सिंथेसिस में हेल्प करता है, फैट सिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलेटेड। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इनकरेक्ट बताना है।
तो इन प्रोकैरियोट्स ओनली नहीं, प्रोकैरियोट्स में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल नहीं होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंगल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ स्ट्रक्चर है, इसलिए ये इनकरेक्ट है और हमें इनकरेक्ट ही बताना है। यही आंसर हो गया, बाकी आप एक बार रीड कर लो। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक लिपिड सिंथेसिस अभी बता दिया मैंने। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम अटैच होती है, ये भी सही है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच्ड होती है राइबोसोम के साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 में लिखा हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर बोथ डबल मेम्ब्रेन। यस, दोनों डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, माइटोकॉन्ड्रिया भी क्लोरोप्लास्ट भी, ये तो सही है। दूसरा स्टेटमेंट, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज रिलेटिवली लेस परमिएबल। यदि खुद माइटोकॉन्ड्रिया के दोनों मेम्ब्रेन में कंपेयर किया जाए तो लेस परमिएबल होती है इनर मेम्ब्रेन, लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ है, लेस परमिएबल एज कंपेयर टू क्लोरोप्लास्ट। ऐसा कोई रिलेशन नहीं है माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन और क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन के बीच की परमिएबिलिटी के लिए, इसलिए ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है। तो फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट, इसलिए हमारा आंसर सी हो जाएगा इसमें। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज कैरिड आउट बाय साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन प्रोटीन की फाइबर होती है, स्मॉलर डायमीटर वाले को बोलते हैं हम लोग माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट, और यदि 13 माइक्रोफिलामेंट आपस में जुड़ जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13, तो इससे बनी हुई स्ट्रक्चर को बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल, इसी माइक्रोट्यूब्यूल से सेल डिवीजन के समय स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, और यही माइक्रोट्यूब्यूल हमारी बॉडी के मसल प्रोटीन मायोसिन की भी सिंथेसिस करता है। तो जब सेल डिवीजन होती है ना, तो इस समय इस माइक्रोट्यूब्यूल से बना हुआ स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम की काइनेटोकोर प्रोटीन से अटैच होकर उसको स्प्लिट, उसको तोड़कर दोनों पोल की तरफ मूव करवा देता है। ठीक है, तो यानी कि माइक्रोट्यूब्यूल मूवमेंट से एसोसिएटेड है, ऐसा हम बोल सकते हैं। एक टाइप की प्रोटीन है तो मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पढ़ते क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज कैरिड आउट बाय साइटोस्केलेटन इन ए सेल। पहला है प्रोटीन सिंथेसिस, ये खुद प्रोटीन है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प नहीं करता। यस, बी ऑप्शन इज मोटिलिटी, मूवमेंट में हेल्प करता है, सही है। आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन, a number of proteins synthesized by ribosome present on endoplasmic reticulum are transferred to, हाँ, तो देखते हैं हम लोग। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो लार्ज ट्यूब होती है इसको बोला जाता है सिस्टर्नी, और ये यहां से प्रोटीन सिंथेसाइज करने के बाद छोटे छोटे वेसाइकल के फॉर्म में रिलीज हो जाती है। ये सारी वेसाइकल आपस में यूनाइट करके गोल्जी बॉडी की, गोल्जी कॉम्प्लेक्स की सिस्टर्नी की फॉर्मेशन कर लेता है। जहां पर ये प्रोटीन ट्रांसफर हो गया, कहां, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में। और गोल्जी कॉम्प्लेक्स में जो कॉन्वेक्स एरिया होती है ये फॉर्मिंग फेस, और कॉन्केव एरिया मैच्योरिंग फेस होती है। और इस मैच्योरिंग फेस से फर्दर बहुत सारे वेसाइकल रिलीज हो जाते हैं, जिसके अंदर जो प्रोटीन सिंथेसाइज हुई है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वो प्रोटीन ट्रांसफर होकर या तो इसके साथ लिपिड या प्रोटीन कुछ कंबाइन कर जाता है, कार्बोहाइड्रेट कंबाइन कर जाता है। तो एडिटिंग या सेक्रीशन ये काम है। एनिमल के केस में ये जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स की सिस्टर्नी है ये आपस में इंटरकनेक्टेड है, ये जुड़ा हुआ होता है आपस में। बट प्लांट के केस में इंटरकनेक्टेड नहीं होती है। अब ये कंसेप्ट मैंने बताया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। नंबर ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम। राइबोसोम अटैच्ड होती है इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से,
प्रेजेंट और आर ट्रांसफर्ड टू, तो किस में चला जाता है? गोल्जी apparatus में, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेंट्रियोल्स अराइज फ्रॉम, तो जो पहले से सेंट्रियोल है, सेल डिवीजन के समय एक रेस्टिंग कंडीशन की बात यदि कर ले तो एक साथ दो सेंट्रियोल प्रेजेंट होती है, जो सेल डिवीजन की प्रोफेज में एक दूसरे से सेपरेट होता चला जाता है, और जो पुरानी वाली सेंट्रियोल है उसी से नए सेंट्रियोल की डेवलपमेंट होती है, वही बनाता है। तो सेंट्रियोल अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेंट्रियोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, which one of the following cell organelle is enclosed by single membrane? तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को छोड़ दिया जाए तो लगभग सारे सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंड होते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट आंसर नहीं हो सकता है। न्यूक्लियाई मास्टर सेल ऑर्गेनेल है, ये भी डबल मेम्ब्रेनस होता है। माइटोकॉन्ड्रिया होती है, लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन होता है, इसलिए हमारा आंसर बी हो गया। 9th नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिवाइड्स द intracellular space into two distinct compartment, that is luminal। एक्चुअली एक सेल के अंदर यदि बहुत सारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैं तो इंट्रासेलुलर का मतलब हो गया ये सारे स्पेस, इसी स्पेस में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, तो इंट्राल्यूमिनल स्पेस हो गया कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर का स्पेस है, दिस इज इंट्राल्यूमिनल। ठीक है, और आगे लिखा हुआ है एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, ये बाहर वाला हो गया एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। तो यस, ये बात बिल्कुल सही है, दो कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देता है। तो दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूअस विथ द आउटर। यस, ये बात भी बिल्कुल सही है। जैसे मान लेते हैं एक न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस में कई जगह पर न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट होती है। अब समझने के लिए हम लोग यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं कि डबल मेम्ब्रेन है, बीच में बहुत सारी न्यूक्लियर पोर है। ठीक है, इस तरीके से न्यूक्लियर पोर है। तो जो आउटर मेम्ब्रेन है, इसी की ग्रोथ से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटिन्यूअसली ग्रो करता जाता है, और कभी कभी तो इतना ज्यादा एक्सटेंशन हो जाती है सेल मेम्ब्रेन तक पहुंच जाता है। तो यह स्टेटमेंट भी सही है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूअस विथ आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट 3rd नंबर, फिक्स्ड नंबर ऑफ सिस्टर्नी नहीं, ये वेरिएबल नंबर होती है। सिस्टर्नी में हो सकता है सिस्टर्नी की नंबर 2 रहे, या अधिक से अधिक 7-8 तक भी हो सकती है, फिक्स नहीं है, यानी ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है। ठीक है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में सिस्टर्नी की नंबर वेरिएबल होती है। नेक्स्ट है, द सिस एंड ट्रांस फेस ऑफ गोल्जी आर इंटायरली डिफरेंट बट आर इंटरकनेक्टेड। एनिमल के केस में इंटरकनेक्टेड इन एनिमल सेल, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो 3rd वाला स्टेटमेंट गलत है, बाकी सारे सही हैं। अच्छा, 5th नंबर भी है कि इसमें द गोल्जी कॉम्प्लेक्स रेयरली रिमेन्स इन एसोसिएशन, नहीं कॉमनली होता है, ये रेयरली नहीं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कॉमनली एसोसिएटेड है, यानी ये स्टेटमेंट भी गलत है, यानी 3rd एंड 5th आर इनकरेक्ट। इसमें आंसर हमें इनकरेक्ट बताना है, तो हमारा 2 स्टेटमेंट यहां पे इनकरेक्ट है, 3rd एंड 5th, बाकी सारे स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग 10th नंबर, विच वन इज करेक्ट फॉर लाइसोसोम। लाइसोसोम की फॉर्मेशन भी गोल्जी कॉम्प्लेक्स से होती है, तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स से जो लाइसोसोम ओरिजिनेट किया, लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम होती है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम, और हाइड्रोलिटिक एंजाइम की एक्टिविटी के लिए लो पीएच चाहिए। तो लो पीएच कैसे आएगा? तो साइटोप्लाज्म से H+ आयन बाय हाइड्रोजन पंप इनसाइड मूव करती है, पीएच लेवल लो हो जाता है, एसिडिक नेचर हो जाती है,
और फिर एसिड हाइड्रोलेज एंजाइम यहाँ पे वर्क करना शुरू कर लेता है, जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम भी है। ये तो कंसेप्ट हो गई लाइसोसोम की। अब पढ़ लेते हैं। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होती है, तो पहला ऑप्शन है इट इज नॉन मेम्ब्रेनस, गलत है। इट लैक प्रोटीएज, यस डाइजेस्टिंग एंजाइम है तो प्रोटीएज तो होगा, ठीक है। नेक्स्ट है इट वर्क्स एट ए लोअर पीएच, ये तो सही है, देन द साइटोप्लाज्म, यही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्या है डी नंबर, इट हैज ओनली लिपिड, नहीं, लगभग मोर देन 50 टाइप ऑफ एंजाइम होती है एंड मोस्ट ऑफ द मैक्रोमोलिक्यूल्स आर डाइजेस्टेड हियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, पढ़ते हैं। द शेप ऑफ द सेल may vary with the function they perform, ठीक है। नेक्स्ट है ह्यूमन आरबीसी इज अबाउट 7 माइक्रोमीटर, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी, बिल्कुल सही है। वेरियस केमिकल रिएक्शंस अकर इन साइटोप्लाज्म टू कीप द सेल इन द लिविंग स्टेट, ये भी सही है। सारे स्टेटमेंट करेक्ट है, 1 2 3 एंड 4, इसलिए हमारा आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ऑर्गेनेल लैकिंग डीएनए, तो डीएनए प्रेजेंट होती है माइटोकॉन्ड्रिया में और प्लास्टिड में। प्लास्टिड की 3 टाइप होती है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट फूड स्टोर का काम करता है। क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन पिगमेंट होती है प्रेजेंट, जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, जबकि कलर्ड पिगमेंट क्रोमोप्लास्ट में होती है। और इन तीनों में सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट होता है। तो बोलेंगे प्लास्टिड या क्लोरोप्लास्ट, और माइटोकॉन्ड्रिया में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट होती है, बाकी किसी में भी नहीं होता है डीएनए। न्यूक्लियस के अंदर हो सकती है। आगे लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ऑर्गेनेल लैकिंग डीएनए बट कैपेबल ऑफ ड्यूप्लीकेशन, यस इट इज सेंट्रियोल। सेंट्रियोल डबल हो सकता है, और सेंट्रियोल सेल साइकिल के एस फेज में डबल हो जाती है। बाकी न्यूक्लियस में होगा, क्लोरोप्लास्ट में होगा। माइटोकॉन्ड्रिया यदि होता तो वो भी हो जाता है डीएनए कंटेनिंग, और उसकी भी डुप्लीकेशन हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंसेप्ट ऑफ ओमनिज सेलुला सेलुला। ओमनिज सेलुला सेलुला का मतलब है कि जो नई सेल होती है वो पुराने वाले सेल से बनती है। न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, र्यूडॉल्फ विर्चॉ ने बताया था, और स्वान एंड स्लाइडन की जो सेल थ्योरी दी गई थी उसमें एक मॉडिफिकेशन किया था इसने, र्यूडॉल्फ विर्चॉ। तो यहां पे आंसर हमारा हो गया फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन बनी होती है लिपिड के बाइलेयर की। लिपिड में कौन सा लिपिड, तो फॉस्फोलिपिड टाइप होती है, और उसमें मोजाइक पैटर्न में प्रोटीन प्रेजेंट होती है। ये तो सेल मेम्ब्रेन की बात हो गई। पढ़ लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है लिपिड्स आर अरेंज्ड विथ पोलर हेड टुवर्ड्स इनर साइड एंड नॉन पोलर टेल टुवर्ड्स, गलत है ये, क्योंकि जो लिपिड में बाइलेयर होती है वो बाइलेयर इस तरीके से बनता है। तो इनर साइड में क्या हो गया, बीच में क्या हो गया, ये वाला टेल वाला रीजन, दिस रीजन इज नोन एज हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक टेल होता है ये, दिस इज हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक, और ये नॉन पोलर होती है, नॉन पोलर टेल वाला मॉलिक्यूल है, जबकि ये हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक पोलर हेड ये मॉलिक्यूल होती है, ठीक है। तो लिपिड का लेयर ऐसा होता है, तो ये गलत है पहला स्टेटमेंट। हमें क्या बताना था, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, तो पहला तो नहीं है ठीक। दूसरा पढ़ते हैं, द लिपिड कंपोनेंट ऑफ द मेम्ब्रेन मेनली कंसिस्ट ऑफ फॉस्फोग्लिसराइड, यस यही तो है फॉस्फोलिपिड। ट्राइग्लिसराइड के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाए तो इसी को बोलते हैं फॉस्फोग्लिसराइड, ये सही है। नेक्स्ट है आरबीसी ऑफ ह्यूमन
being approximately has 40% प्रोटीन नहीं 40% लिपिड होती है, इसलिए गलत है ये भी स्टेटमेंट। नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड इन सेल मेम्ब्रेन इज ऑलमोस्ट सेम इन डिफरेंट, नहीं सेम नहीं हो सकता, जैसे 52 और 40% है, तो सही आंसर हमारा इसका बी हो गया, 14th का आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डायरेक्ट कनेक्शन टू आउटर मेम्ब्रेन, डायरेक्ट कनेक्शन आउटर मेम्ब्रेन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की होती है, अभी तुरंत हम लोग पढ़े थे, और वो भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि यहां पर गोल्जी कॉम्प्लेक्स जुड़ा हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, 16th नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। पहला है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, ये तो ठीक है फिर तो। नेक्स्ट है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉयडल हार्मोन, नहीं, रफ में प्रोटीन हो, अच्छा, रफ में प्रोटीन होती है, स्मूथ में लिपिड होती है, इसलिए ये ठीक नहीं है। ए वाला सिंथेसिस ऑफ लिपिड होता तो आंसर हो जाता, रफ में प्रोटीन होता तो आंसर हो जाता। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, गोल्जी बॉडी फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। लाइसोसोम में डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, यस, लाइसोसोम में सारी हाइड्रोलिटिक एंजाइम होती है जो मैक्रोमोलिक्यूल को डाइजेस्ट कर सकता है, तो न्यूक्लिक एसिड भी एक टाइप की मैक्रोमोलिक्यूल है, उसकी डाइजेस्टिंग एंजाइम भी यहां प्रेजेंट होगी, लाइसोसोम में होगी। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, मैच द कॉलम। पहला है सैप वैक्यूल, एक्चुअली वैक्यूल के अंदर प्रेजेंट होती है मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट। मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट जब बार बार वैक्यूल के अंदर आएगा तो इसकी कंसंट्रेशन साइटोप्लाज्म के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, हायर कंसंट्रेशन होता है टोनोप्लाज्म का, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ऑस्मोरेगुलेशन में हेल्प करता है या एक्सक्रीजन में हेल्प करता है, तो बी का आंसर हमारा हो गया, बी का आंसर हो गया थर्ड नंबर, फूड वैक्यूल। तो फूड वैक्यूल इनगल्फिंग फूड, और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में एंथोसाइनिन लाइक मटेरियल हो सकती है, और गैस वैक्यूल ये कुछ बैक्टीरिया में होती है जो स्विमिंग में हेल्प करता है, बैलेंसी मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो ए का हो गया सेकंड, ए का सेकंड, और बी का हो गया हमारा, बी का हो गया थर्ड नंबर, बी का थर्ड ये है, ठीक है, और सी का हो गया फोर्थ नंबर, यहां पे ये नहीं है फोर्थ नंबर, इसलिए इस पे आते हैं, ए का हो गया सेकंड, ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ और डी का फर्स्ट, यस, बी इज द आंसर। हमारा आंसर यहाँ पे बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, मेनी मॉलिक्यूल्स कैन मूव across the membrane without any requirement of energy and special membrane protein. This is called passive transportation. बिना एनर्जी के मॉलिक्यूल यदि मूव करे, ये फ्रीली है, दिस वर्ड इज फ्रीली, मेनी मॉलिक्यूल्स कैन मूव फ्रीली। मैं करेक्शन कर देता हूं, दिस इज फ्रीली across the membrane without any requirement of energy, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में ऐसा होता है, और यदि एनर्जी लग जाए तो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। मैं पूरा बताता हूं, यदि सिंपली बिना एनर्जी के सॉल्यूट मॉलिक्यूल की मूवमेंट हो जाए तो डिफ्यूजन कहते हैं उसको। डिफ्यूजन में यदि कोई चैनल प्रोटीन की जरूरत पड़ जाए तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, और बिना किसी चैनल प्रोटीन के मूवमेंट हो जाए सॉल्यूट मॉलिक्यूल की तो इट इज सिंपल डिफ्यूजन। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की मूवमेंट हो जाए इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, तो इसका नाम ऑस्मोसिस होता है, ये भी एक पैसिव ट्रांसपोर्टेशन का एग्जांपल है। और यदि सॉल्यूट मॉलिक्यूल अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करे,
तो इसका नाम एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होगी, क्योंकि बिना एनर्जी के ऐसा हो ही नहीं सकता कि लोअर कंसंट्रेशन का मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन में मूव कर जाए। तो इसलिए आंसर इसमें हम बोलेंगे फ्रीली मूव कर रहा है मॉलिक्यूल अक्रॉस मेम्ब्रेन, मतलब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो इसका नाम पैसिव ट्रांसपोर्टेशन रखेंगे। आगे बढ़ते हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट डज नॉट अकर इन गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स का मेन फंक्शन है कि जो प्रोटीन की सिंथेसिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हुई है, उसके साथ या तो कार्बोहाइड्रेट को लाके जोड़ दे या लिपिड को लाके जोड़ दे, तो ग्लाइकोसाइडेशन या ग्लाइकोसाइलेशन काम होता है इसका, सेक्रीशन काम होता है, पैकेजिंग काम होता है। ठीक है, सिंथेसिस ये नहीं कर सकता है प्रोटीन या लिपिड का, पैकेजिंग का काम हो सकता है। क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट डज नॉट, क्वेश्चन में बोला जा रहा है डज नॉट अकर इन गोल्जी कॉम्प्लेक्स। पहला है फॉर्मेशन ऑफ, यस, ये स्पर्म की एक्रोसोम की फॉर्मेशन करता है जिसमें बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। मैं एक दो का नाम बता दे रहा हूं, जैसे हाइल्यूरोनिडेज, जो हाइल्यूरोनिक एसिड होती है कोरोना रेडिएटा के साथ उसको डिसॉल्व कर देता है, सीमेंटिंग लेयर को। कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम हो सकती है, जोना लाइसिन हो सकती है, ये सारे एक्रोसोम में होती है और ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स बनाता है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। यस, अभी थोड़ी देर पहले मैं समझा रहा था, जो कॉन्केव एरिया है, जो मैच्योरिंग फेस है, मैच्योरिंग फेस से वेसाइकल के फॉर्म में रिलीज होती है, और बहुत सारे वेसाइकल यदि हाइड्रोलिटिक एंजाइम कंटेन करें तो वही है लाइसोसोम, तो ये बनाता है। नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। यस, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड की सिंथेसिस करना ये काम है गोल्जी कॉम्प्लेक्स का। नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। यस, ये नहीं कर सकता है, तो 19th का आंसर हमारा हो जाएगा डी, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स का काम कौन सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन प्रोकैरियोट्स क्रोमैटोफोर्स। क्रोमैटोफोर्स जो यहां पर होती है इसे थाइलेकॉइड भी कहेंगे, थाइलेकॉइड। और थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होती है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। यानी ब्लू ग्रीन एल्गी या जो भी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होगी उसमें क्रोमैटोफोर्स होगा। क्या क्वेश्चन? स्पेशलाइज्ड ग्रैन्यूल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कलरेशन ऑफ सेल। आगे पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग द शेप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऐसा कुछ नहीं है। इंक्लूजन बॉडी लाइंग फ्रीली इनसाइड द सेल फॉर कैरी आउट वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटी, वेरियस नहीं, सिर्फ फोटोसिंथेसिस। मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, यही इसका आंसर है डी। थाइलेकॉइड या क्रोमैटोफोर्स के ऊपर जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होती है ये हेल्प करता है इस बैक्टीरिया को फूड की सिंथेसिस करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट टू फॉर्म एटीपी? यस, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब रेस्पिरेशन होती है, सेलुलर रेस्पिरेशन होती है ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल में, तो एटीपी की प्रोडक्शन हो जाती है। ग्लूकोज की ब्रेकडाउन से एटीपी की प्रोडक्शन माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ये हमारा आंसर हो गया डी। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज इन्वॉल्व्ड इन द सिंथेसिस ऑफ cell organelle that contain hydrolytic enzyme? तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम तो लाइसोसोम में होगी। क्वेश्चन फिर से पढ़ता हूं मैं। Which of the following cell organelle is involved in the synthesis of cell organelle? अच्छा, that contain hydrolytic enzyme, मतलब लाइसोसोम की फॉर्मेशन कहां से होती है, ये क्वेश्चन है। कौन से सेल ऑर्गेनेल से होती है? तो अभी बहुत सारे डिस्कस किए क्वेश्चन हम लोग। गोल्जी कॉम्प्लेक्स अपने मैच्योरिंग फेज से लाइसोसोम के सिंथेसिस करता है जिसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम होती है, तो इसलिए हमारा आंसर हो गया यहां पर बी। 22nd का आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। मैच लिस्ट 1 with 2 न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस के अंदर राइबोसोमल आरएनए का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है
जो सैटेलाइट क्रोमोसोम की सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। सेंट्रियोल, तो सेंट्रियोल सेल डिवीजन के समय एक दूसरे से सेपरेट हो जाता है। ल्यूकोप्लास्ट, अभी बताया था प्लास्टिड की 3 फॉर्म, उसमें से ल्यूकोप्लास्ट फूड स्टोरेज का काम करता है। और गोल्जी एपरेटस ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनती है और ये खुद बनाता है लाइसोसोम या वैक्यूल या वेसाइकल। तो मैच करना है, पहला क्वेश्चन है न्यूक्लियोलस, और इधर दिया हुआ है इसमें साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ये तो ग्लाइकोलिपिड या ग्लाइकोप्रोटीन की फॉर्मेशन गोल्जी एपरेटस से होती है, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन लाइक कार्टविल, यस सेंट्रियोल के स्ट्रक्चर बैलगाड़ी के पहिए की तरह से होती है, कार्टविल लाइक स्ट्रक्चर होती है, यस सेंट्रियोल। नेक्स्ट है ल्यूकोप्लास्ट, अभी बताया था फूड स्टोर कर रहा है। थर्ड नंबर पढ़ता हूं मैं, द साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, यस इट इज न्यूक्लियोलस। नेक्स्ट है फॉर स्टोरिंग न्यूट्रिएंट, ये ल्यूकोप्लास्ट होती है। तो हमारा आंसर हो गया ए का थर्ड नंबर, ए का थर्ड, ए और सी में है, तो इन्हीं दोनों में से आंसर हो सकता है। अब बी में है सेकंड, पी का सेकंड हो गया, सी का फोर्थ, सी का फोर्थ हो गया, और डी का फर्स्ट, यस तो फर्स्ट ही आंसर है हमारा इसमें। ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 23 का फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 24th नंबर, मैच द फॉलोइंग। क्रिस्टा, तो क्रिस्टा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होती है, जो सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, हाइड्रोजन ट्रांसपोर्टेशन की सरफेस एरिया को इस तरीके से इंक्रीज करता है। ये जो इनफोल्डिंग है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की, इसी को बोलते हैं हम क्रिस्टा, प्लूरल इज क्रिस्टी, ठीक है। तो क्रिस्टा क्या होगा, फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक ऑफ, नहीं, इनफोल्डिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, यस ए का हो गया हमारा आंसर सेकंड नंबर। सिस्टर्नी, NAE होगा, दिस इज N, सिस्टर्नी, तो सिस्टर्नी प्रेजेंट होती है गोल्जी कॉम्प्लेक्स की, जो लार्ज ट्यूब या डिस्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, ये वाला थर्ड नंबर। हाइलेक्वाइड, क्लोरोप्लास्ट में उसके स्ट्रोमा के अंदर बहुत सारे सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसे थैलेक्वाइड कहते हैं, और ये हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन में, इसलिए सी का आंसर फर्स्ट। तो ए का आंसर हो गया हमारा सेकंड नंबर, ए का सेकंड ए ऑप्शन में है और डी में है। नेक्स्ट है बी का आंसर हो गया थर्ड, यहां पे भी थर्ड है, ये नहीं हो सकता है, ठीक है। अब सी को भी चेक कर लेते हैं, सी का आंसर फर्स्ट, इसलिए हमारा 24th का आंसर हो गया फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर। और लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं आज के लिए, चूज द इनकरेक्ट, इनकरेक्ट मैच करनी है। न्यूक्लियस आरएनए, दूसरा है लाइसोसोम प्रोटीन सिंथेसिस, ये तो गलत है। माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, अभी पढ़े थे हम लोग। और साइटोस्केलेटन माइक्रोट्यूब्यूल की बनी होती है। तो देखो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होगी, और डीएनए होगा तो ट्रांसक्रिप्शन से आरएनए भी बनती है, इसलिए न्यूक्लियस में डीएनए भी होता है, आरएनए भी होता है। लेकिन लाइसोसोम कभी भी प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं कर सकता है, लाइसोसोम में हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। तो लास्ट वीडियो के हमने 25 क्वेश्चन करे थे डिस्कस, और अभी हमने कर लिए 25 क्वेश्चन, तो 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कर लिए हैं जो पेपर में आते हैं। हमारा आज का वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।